नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। क्या आपका पैसा भी उतनी ही मेहनत करता है जितना आप करते हैं? हाँ, नहीं या कभी सोचा ही नहीं? इस वीडियो में मैं आपको वो सारे ऑप्शंस बताऊंगा जहां पे आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे वो भी उतनी ही मेहनत करे जितने आप करते हो। तो चलिए देखते हैं वो सारे ऑप्शंस। भारत में जितने भी ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट में, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला फिक्स्ड इनकम एंड सेविंग स्कीम। ये वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे एक पहले से पता किए हुए समय में उतने दिनों के लिए, उतने ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी पहले से डिसाइडेड रहता है। बहुत लो रिस्क ये इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन इसका रिटर्न्स भी उतने ही कम रहते हैं। जनरली ऐसे लोग जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट कैपिटल है उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं, वो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करते हैं। नंबर 2 है मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरली स्टॉक मार्केट लिंक्ड एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसमें जो इन्वेस्टर है उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी रिस्क में आ सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली चीज़ है कि मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर, वो भी रिस्क में हो सकता है। जबकि पहले वाले ऑप्शन में फिक्स्ड इनकम एंड सेविंग स्कीम में ये सिचुएशन या ऐसे चांसेस ना के बराबर होते हैं। तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट का। ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन है। इसमें फिजिकली कुछ हाथ में कोई जगह, कुछ चीज़ आती है इन्वेस्टर के, और इसमें लगाया हुआ पैसा जो है वो समय के साथ जो चीज़ खरीदी जाती है उसकी कीमत बढ़ती है या फिर रेंटल इनकम होती है। वो दो मेन तरीके होते हैं इससे इन्वेस्टमेंट के, रिटर्न के। और फाइनली जो है अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जो बाकी सारे ऑप्शंस जो इन तीन में कवर नहीं होते वो मैंने अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में कवर किए हैं। ठीक है, उसमें गोल्ड हो सकता है, अदर कमोडिटीज जैसे कि सिल्वर वगैरह हो सकती है, अनलिस्टेड शेयर हो सकता है, पी टू पी लेंडिंग होता है, क्रिप्टो करेंसी होती है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। अब आप इसमें से किसी भी तरीके के इन्वेस्टर हो, किसी भी कैटेगरी के इन्वेस्टर हो, या किसी भी कैटेगरी के इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आपको 6 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये है वो 6 चीज़ें। सबसे पहला, एवरेज रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये हमेशा ध्यान रखना। रिटर्न और रिस्क जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है? ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क, कम रिटर्न। ठीक है? तो पहला हो गया एवरेज रिटर्न एक्सपेक्टेशन। आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ये भी पता होना चाहिए कि जिस एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, वो जनरली कितना रिटर्न देता है। रिस्क टॉलरेंस मैंने आपको बताया है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। क्या आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट, जो आप प्रिंसिपल कैपिटल लगाते हो, क्या उसको भी रिस्क में डालना आप बियर कर सकते हो? क्योंकि उसके भी चांसेस है कि कभी वो भी डूब जाएँ। ठीक है? तीसरा, इन्वेस्टमेंट होराइज़न। आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्या आप कुछ महीनों के लिए करना चाहते हो? क्या आप कुछ सालों के लिए करना चाहते हो? क्या आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए करना चाहते हो? इन सब चीज़ के हिसाब से अलग-अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। चौथा है फाइनेंशियल गोल्स। आपका गोल क्या है? आप क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हो? आप रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हो? आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए करना चाहते हो? उनकी शादी के लिए बचा रहे हो? या फिर और भी कोई है, उसके हिसाब से भी कुछ ऑप्शंस आपके लिए ओपन होते हैं या कुछ अवेलेबल होते हैं। पाँचवीं चीज़ है लिक्विडिटी नीड्स। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको उस पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी? क्या ज़रूरत बीच में भी पड़ सकती है कि आपने जितने ड्यूरेशन के लिए जमा किया है, क्या आपको पता है कि वो ड्यूरेशन कितने समय समय के लिए आप जमा करोगे तो आपको बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ गई तो आपके पास अल्टरनेट व्यवस्था है, जो आपने जमा किया है आपको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनली टैक्स इम्प्लीकेशंस, कि जो आपको इन्वेस्ट किया है आपने अमाउंट, जब वो वापस मिलेगा, जब उसका मैच्योरिटी का टाइम आएगा,
तब उस पे कितना टैक्स जो है वो आपको सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं सारी कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी फिक्स्ड इनकम एंड सेविंग स्कीम्स है, उससे शुरू करते हैं, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपके फिक्स्ड इनकम एंड सेविंग स्कीम्स के ऑप्शंस हैं। सबसे पहला जो है इसमें वो है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आप हम सब ने यूज़ किया है, बैंक का सेविंग अकाउंट होता है। इसमें बहुत कम रिस्क होता है, लेकिन जो रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट है, वो भी बहुत कम रहता है। लिक्विडिटी रहती है, तुरंत पैसा निकाला जा सकता है। शॉर्ट टर्म अगर आप पैसा थोड़े बहुत टाइम के लिए रख रहे हो तो उसके लिए ठीक रहता है। इसका जनरली जो सेविंग अकाउंट रिटर्न रहता है वो 2.5% से 4% के बीच में रहता है। दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये भी बैंक में भी हो सकता है, एनबीएफसी में भी हो सकता है। बैंक में थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहता है, सेफ रहता है, एनबीएफसी में थोड़ा कम सेफ रहता है। इसमें एक लमसम अमाउंट जमा कर दिया जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको बीच में विदाउट पेनल्टी नहीं निकाला जा सकता। अगर निकालना हो तो निकाला जा सकता है, लेकिन तब पेनल्टी लगेगी। इसका रिटर्न जो होता है वो करीब 5 से 8% के बीच में रहता है। कुछ स्मॉल बैंक या एनबीएफसी इसको थोड़ा सा 8 साढ़े 8 तक भी दे सकती हैं। तीसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करते रहते हैं और ये भी फिक्स डिपॉजिट के आसपास का ही इसका रिटर्न रहता है, जो कि होता है करीब 5 से 7% के आसपास। फिर आपका होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो है, ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 15 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें, और फिर 5-5 साल का एक्सटेंशन आप कर सकते हो। इसका करंट रेट जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 7.1% है। फिर है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ये रिटायरमेंट फोकस्ड है, गवर्नमेंट बैक स्कीम है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए, ये मार्केट लिंक्ड भी हो सकती है। इसमें कुछ कैटेगरी, कुछ पोर्शन मार्केट लिंक्ड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चूज़ करते हो, कौन सा टी या कौन सा क्या चूज़ करते हो। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। इसका रिटर्न जो है जनरली थोड़ा सा हायर रहता है, क्योंकि इसमें रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड रहता है। 6 से 12% के बीच में वेरी कर सकता है इसका रिटर्न। फिर आपका है पीओआईएमएस, विच इज़ पोस्ट पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ठीक है? इसमें क्या होता है, ये एक फिक्स्ड मंथली इनकम स्कीम है, जिसे 5 साल तक के लिए गारंटेड इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पेमेंट मिलता है मंथली। ये 6 से 7% का इसमें इंटरेस्ट मिलता है। फिर आपका आता है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है एक और गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग सर्टिफिकेट है। 5 साल का टेन्योर होता है, फिक्स्ड इसमें इंटरेस्ट रहता है, लेकिन टैक्स टैक्स डिडक्शन भी इसमें एप्लीकेबल रहता है। इसका जो रिटर्न है वो 7 से 8% के बीच में होता है। एससीएसएस, सीनियर सेविंग सिटीजन सेविंग स्कीम है ये। इसमें ये स्कीम जो है स्पेसिफिकली 60 साल से ज़्यादा बुजुर्ग लोगों के लिए है। हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट रेट जनरली 8 से 9% के बीच में मिलता है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना, एसएसवाई। ये क्या होता है कि जो आपके घर की बच्चियां हैं, उनके लिए होता है, हायर इंटरेस्ट रेट होता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। 7 से 8% का इसका एवरेज रिटर्न है। फिर आपके आरबीआई बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड रहते हैं। ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ये सरकार के द्वारा बैक किए जाते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो करीब 6 से 8% के बीच में होता है। फिर है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क कम होता है, और इसका जो रिटर्न है 6 से 9% के बीच में रहता है। और फिर फाइनली इसमें होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज है उनको कैपिटल रेज करना होता है, तो वो ये बॉन्ड्स लेकर आती हैं। इस और फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है इसमें। ये इंटरेस्ट रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कंपनी की क्या रेटिंग है, उसके हिसाब से जनरली 7 से 10% के आसपास ही वेरी करता है। ठीक है? तो ये होगा फिक्स्ड इनकम एंड सेविंग स्कीम। अब अगला चलते हैं, ये हो गया मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। अब मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट में हमेशा जो है ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये स्टॉक मार्केट से लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। इवन इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका जो मूल है, मूल में भी मूल को के नुकसान का भी खतरा है, ये ध्यान रखना हमेशा। आपने 100 रुपये लगाए, पिछले वाली कैटेगरी में 100 रुपये लगाए, तो वो 100 रुपये चले जाएं उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपको चाहे 5-6% का रिटर्न मिले, 100 के 105 106 के हिसाब से आपको मिल ही जाएंगे। इसमें 100 रुपये आपने लगाए, हो सकता है कि वो 100 के 100 डूब जाए, 100 के 50 रह जाए, 100 के 60 रह जाए, कुछ भी हो सकता है। बढ़ने के लिए 100 के 125 हो जाए, 100 के 150 हो जाए, 100 के कभी 200 भी हो जाए शायद। लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच के इस वाली कैटेगरी में जाना होता है कि क्या आप वो रिस्क ले सकते हो कि आपका पैसा डूब ही जाए,
या फिर जिस समय आपको चाहिए उस समय उस पैसे की वो वैल्यू ना हो, है ना? तो काफ़ी सोच के करना होता है। इसमें पहला ऑप्शन आता है आपका स्टॉक और इक्विटीज़ का, ठीक है? ये स्टॉक इक्विटीज़ में क्या होता है कि जो शेयर मार्केट रहता है, एनएसई, बीएसई पे ट्रेड होते हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक इक्विटीज़ में। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि फंड हाउसेस रहते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उनका एक फंड मैनेजर रहता है जो उसके हिसाब से जो उसको सही लगता है, जो उस म्यूचुअल फंड का गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है वो। तीसरा होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ईएलएसएस कहलाती हैं। ये भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। फिर आपका होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, यूलिप्स। इसमें इंश्योरेंस के साथ-साथ इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन रहता है, तो ये मार्केट लिंक्ड रहते हैं, तो हायर रिटर्न रहते हैं, लेकिन साथ में इंश्योरेंस भी मिलता है। फिर आपका होता है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होते हैं? ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन इसको स्टॉक्स की तरह जो है स्टॉक की तरह एक्सचेंजेस में ट्रेड किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड को आप ट्रेड नहीं कर सकते ऐसे, इनको कर सकते हो, आप तुरंत बेच सकते हो, तुरंत खरीद सकते हो, ठीक है? फिर आता है आईपीओ। आईपीओ आपने सुना ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जो कंपनीज अभी तक शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, पहली बार लिस्ट होने के लिए आ रही हैं, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करने के को आईपीओ में अप्लाई करना कहते हैं और उसमें अलॉटमेंट मिलता है, तो उसको आईपीओ का अलॉटमेंट कहते हैं। इसमें अगर अलॉटमेंट मिल जाता है, पहली बार तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अगर मिल जाता है और वो कंपनी का जो ओपनिंग प्राइस है वो ज़्यादा होता है, तो इसमें पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये भी एक काफ़ी रिस्की चीज़ है। और फाइनली है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी। ये अभी 2025 में सरकार ने इसको बंद कर दिया है, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में ये अवेलेबल है। पुराने जो इश्यूज हैं, स्कीम्स के इश्यूज हैं, वो अभी अवेलेबल है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसमें खरीद सकता है। इसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट बैक्ड होते थे और 2.5% इंटरेस्ट रेट भी मिलता था सालाना, लेकिन अब ये बंद हो गया है, ठीक है? अब अगला देखते हैं जो कि है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में भाई बड़ी सिंपल चीज़ है। रियल एस्टेट जो है पुरानी चीज़ होती है, ज़्यादा पैसा लगेगा, एक बारी में पैसा लगाओ, आपको फिजिकल ज़मीन, मकान, दुकान, कुछ ना कुछ ऑफिस स्पेस कुछ आपको मिल जाती है, ठीक है? और वो ऑफिस स्पेस को आप अगर या किसी भी चीज़ को आप किराए पे चढ़ा दोगे तो किराए का पैसा मिलता रहता है। साथ-साथ जो ज़मीन, दुकान, मकान, ऑफिस जो भी है उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। जब आपको पैसे की ज़रूरत हो उस समय आप जो मार्केट प्राइस में चल रहा है उसमें बेच दोगे तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? ये ट्रेडिशनल रियल एस्टेट होता है। अब इसमें कुछ इसके फ़ायदे नुकसान होते हैं। ज़्यादा बड़ा एकदम से ज़्यादा लमसम पैसा चाहिए पड़ता है जनरली इसमें, ठीक है? कब्ज़े होने का खतरा रहता है, लीगल ट्रबल इसमें बन सकती है। कभी आपको तुरंत पैसा चाहिए तो तुरंत ये नहीं निकलता, तो ये इसके कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। लेकिन इसी में एक चीज़ होती है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड की तरह थोड़ा-थोड़ा सा पार्ट ओनरशिप आपको मिलती है, आप कंट्रीब्यूट करके और ले सकते हो इसमें। लेकिन ये अभी रिलेटिवली न्यू कांसेप्ट है, उतना और इतना ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में है नहीं अभी, मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं है। पॉपुलर कह सकते हैं शायद में भी हो, लेकिन सक्सेसफुल उतना भी नहीं है, ठीक है? ये हो गए। अब आखिरी जो मैंने रखा था कैटेगरी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, में बाकी सारी चीज़ें आती हैं। वो है ये अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब इसमें भाई सबसे पहले गोल्ड, सब जानते हैं इस साल 2025 में सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न किसी ने दिए तो वो गोल्ड ने दिए हैं। अभी अभी 1 लाख को टच करके वापस आया है, लखटकिया बना है गोल्ड, अभी वापस आया है 1 लाख टच करके। कमोडिटीज़, गोल्ड के अलावा सिल्वर, बाकी चीज़ों का जो एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है, वहाँ पे ये किया जा सकता है ट्रेड, ठीक है? अटल पेंशन योजना होती है, ये पेंशन के लिए सरकार के द्वारा बैक्ड एक वो है, स्कीम है, ठीक है? क्रिप्टो करेंसीज़, क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, टीथर हो गया। रिलेटिवली न्यू है, इंडिया में लीगल तो है, लेकिन बहुत दिक्कत है, सरकार ने बहुत टैक्स लगा रखे हैं इस चीज़ के ऊपर और ये बहुत स्पेक्युलेटिव चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी एक दिन में कई-कई परसेंट बढ़ जाती है, कई-कई परसेंट गिर सकती है। तो बहुत रिस्की, सबसे रिस्की एसेट्स में से एक है। इन्वेट, इन्वेट जैसा रीट होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, ब्रिज, डैम्स वगैरह बनते हैं, उसमें उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगता है ये। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है? ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो होता है,
अ, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है जो कि सरकारी होते हैं उस चीज़ों में, ठीक है? सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं, वो ये होता है। ये गवर्नमेंट बैक्ड फंडिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। जो रिटेल है वो जनरली इसमें जो पार्टिसिपेट कर पाते हैं वो कोई ना कोई स्पेसिफिक स्कीम या फंड्स के थ्रू ही कर पाते हैं। फिर आता है आपका AIF, PMS, SIF। ये क्या होता है? ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड। ये सेबी ने अभी-अभी बनाया है SIF। अभी इसमें कोई फंड हाउस इसमें कुछ स्कीम ऑफर नहीं कर रहा है। इसमें टिकट साइज़ बहुत बड़ा होता है। 1 करोड़ रुपए AIF में, 50 लाख रुपए PMS में और 10 लाख रुपए SIF में होता है, ठीक है? फिर P2P लैंडिंग। P2P लैंडिंग क्या होता है कि डायरेक्ट जिसको पैसा चाहिए, ये प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे होते हैं जो लेंडर्स और बोरोवर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं विदाउट बैंक्स वगैरह को बीच में लाए हुए, ठीक है? तो ये भी चल रहा है लेकिन ये भी रिस्की है। अनलिस्टेड शेयर जो भी कंपनीज़ IPO लाने की हो सकता है कि लेकर आएँ पिछले अगले 1-2 साल में, उनके जो शेयर्स हैं उसको खरीद बेच सकते हैं प्लेटफ़ॉर्म्स पे। अनलिस्टेड शेयर के लिए जो होता है कई सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, स्टॉकिफ़ाई, इनक्रेड मनी, विंट वेल्थ, ऐसे कई सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, है ना? फिर आपकी एक चीज़ होती है इनवॉइस डिस्काउंटिंग ट्रेड फाइनेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स। ये कुछ एक नई चीज़ है, हाई रिस्क है। इसमें होता क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो बिज़नेस के इनवॉइस होते हैं ना, उसकी फंडिंग होती है और जो उसका वो मिलता है इंटरेस्ट, उसके बेसिस पे आपका रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये बहुत रिस्की है और अभी काफ़ी इवॉल्विंग स्टेज में ही है। यही चीज़ सिमिलर ये फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ एसेट्स में भी है। इससे क्या होता है कि भई कम बड़े-बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में या फिर इवन आर्ट में, पेंटिंग्स वगैरह महँगी-महँगी पेंटिंग्स में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं और जब वो बिकेंगे महँगे पे तो आपको पैसा मिल जाएगा। ये भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन ये भी अभी इवॉल्विंग नेचर है इसका काफ़ी। ठीक है? अब इन सब के अलावा 2 चीज़ और है, फॉरेन इक्विटी मार्केट्स और फॉरेन रियल एस्टेट। फॉरेन इक्विटी मार्केट्स में क्या होता है कि आप मान लो अमेरिका में, चाइना में या किसी और देश में उनके इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, तो उसके लिए भी इंडिया में कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। तो IND मनी हो गया, वेस्टेड हो गया, ऐसे कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो ये अलाउ करते हैं। करना, नहीं करना आपके ऊपर है, आपको क्या उन इतना समय है कि आप दूसरे देश के मार्केट्स को स्टडी कर पाओ, उनके नुआंसेस समझ पाओ, कब गिर रहा है, कब बढ़ रहा है, किस कारण से, कुछ कुछ भी अगर आपके पास इतना समय है, इतनी नॉलेज लगा सकते हो, समय लगा सकते हो, तो है ये। फॉरेन रियल एस्टेट भई इससे कुछ कंट्रीज़ अलाउ करती हैं कि विदेशी भी उनके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आपके पास इतना पैसा है? क्या आप ये सरदर्दी लेना चाहते हो कि इतनी दूर कहीं बैठ के कोई ज़मीन आप ले रहे हो, कोई अपार्टमेंट आप ले रहे हो, तो अगर आप कर सकते हो तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है ना? तो कुल मिला के ये सारे ऑप्शंस इंडिया में एक इन्वेस्टर के पास अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, हर किसी का अपना-अपना रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी होती है। हर किसी स्कीम या कैटेगरी या एसेट क्लास का अपना-अपना रिटर्न्स का रीज़न होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद आपके लिए जो बेस्ट हो, वो चूज़ करिए। हमेशा ध्यान रखिए, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, ठीक है? आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन स्मार्टली मेहनत करो। आपका पैसे को भी काम पे लगाओ, जिसमें कि आपको जब पैसे की ज़रूरत हो, तो वो पैसा आपको मल्टीप्लाई होके मिले, ठीक है? तो मेरी तरफ से इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बाय बाय।